नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग अब इस श्रृंखला में एक पक्ष को शामिल कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार के दिन राज्यों से समाचार। देखिए, सिविल सेवा के दृष्टिकोण से राज्य की तैयारी कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से भी, और कभी कभी आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर भी राज्यों से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो उस क्रम में यह प्रयास है कि राज्यों की ऐसी योजनाएं जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से जिस राज्य की तैयारी कर रहे हैं उस संदर्भ में भी, अथवा सिविल सेवा के दृष्टिकोण से यानी कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पकड़ में आ जाए, उसी का एक आप कहें कि उसी को व्यवस्थित रूप देने का यह प्रयास है। इसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो राज्यों से संबंधित हैं। जैसा कि रिवीजन प्रोग्राम है तो मैं मान के चलता हूं कि आपने इनका अध्ययन पहले भी कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक, संपादकीय इन पक्षों पर चर्चा की है, उसी क्रम में यह तथ्य है राज्यों से समाचार। टाइटल तो हम लोगों का चल ही रहा है, करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम। देखिए, इसमें जो इवेंट है, एक तो हिमाचल प्रदेश में जो वनों की आग लगी है, जो जंगलों की आग है, उसका एक पक्ष देखना है हमको। फिर उत्तराखंड में एक भौगोलिक संकेतांक बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया में पहला बोर्ड है राज्य के स्तर पर। फिर उत्तराखंड में ही एक योजना है वात्सल्य योजना, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक अभियान स्टार्ट किया जा रहा है, दस्तक अभियान। कहीं ना कहीं राज्यों के संदर्भ में ये जो घटनाएं हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। विश्लेषण देखेंगे इसका और कुछ फैक्ट बेस पर चलेंगे, जैसे कि वनों की आग। अब देखिए, वनों की आग यह पर्यावरण जैव विविधता वाला जो खंड है आपका, वहां से संबंधित है। यूपीएससी का फोकस पिछले कुछ वर्षों से इस तरफ रहा है और स्टेट ने भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया है। इस दृष्टिकोण से जो यह खंड है पर्यावरण, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन वाला, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वनों की आग, देखिए वनों में जो आग लगती है उसी के सारे पक्षों पर चर्चा करनी है इस दरमियान हम लोगों को। हमको थीम कहां से मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश के जंगलों में जो आग लगी हुई है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सप्ताह चर्चा में रही है। तो इन पक्षों को हमको देखना है किस तरीके से, क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव है, रोकने की दिशा में क्या प्रयास किया गया। अब देखिए, एक न्यूज आइटम, जरा सा बिल्कुल छोटा सा न्यूज आइटम है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में जो आग लग गई है उसको अभी भी बुझाया नहीं जा सका है। हमने क्या किया, इस आइटम को पिक किया और इसको सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इसको इस तरीके का कंटेंट बनाया। जैसा कि अब पिछले कुछ समय से जब आप क्लास में हैं तो आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से हम लोग आर्टिकल को एक तरीके से पुनर्संशोधित या पुनर्प्रसंस्कृत करते हैं। अगर हम इसके एक फैक्ट पर जाएं तो एक रिपोर्ट है जो यह कहती है कि मार्च 2022, यानी मार्च 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग, सरसिका टाइगर रिजर्व सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरीमलाई या पेरुमलाई पीक, इन जगहों पर बहुत ज्यादा घटनाएं देखी गई हैं जंगलों की आग की। या कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से जो जंगलों की आग है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही साथ एक जो क्षेत्र है नागालैंड, मणिपुर का, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं। और साथ ही साथ एक क्षेत्र है लकडुई, लकडुई जंगल,
मध्य प्रदेश में। यहां भी इस तरीके के जंगलों के जो आग लगी की घटनाएं हैं वह देखी गई है। कहीं ना कहीं यह जो पक्ष है यह सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि एक रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ की, वह कहती है कि मार्च और अप्रैल के माह में सबसे ज्यादा जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पक्ष को रेखांकित करना है इस न्यूज आइटम के अंतर्गत। अब अगर हम वन रिपोर्ट 2021 की बात अगर कर लें तो यह रिपोर्ट कहती है कि 20,074 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वन क्षेत्र, वह अत्यंत संवेदनशील है। फिर इसी रिपोर्ट में यह चर्चा की गई कि 56,049 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वह संवेदनशील क्षेत्र की सूची में शामिल है। और कुल वन क्षेत्र का 22% क्षेत्र है वह आग के दृष्टिकोण से अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर जाना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है वह कहीं ना कहीं इस दिशा में इन सारे पक्षों को रेखांकित करती है। तो जो हमारा उत्तर होगा, या हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमको इस तरीके की चीजें लिखनी है, तो वो यहां पर इन चीजों को यदि आप व्यवस्थित कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर राइटिंग में एक फ्लेवर आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो गतिविधियां हैं वह किस प्रकार हैं। कारण सबसे पहला जो एक पक्ष निकल के आता है कि जो जंगलों की आग है उसमें मानव गतिविधियां सबसे प्रमुख कारण के तौर पर उभरी हैं। अभी उड़ीसा में एक रिपोर्ट आई थी कि जंगलों में कुछ व्यक्ति गए और वहां से वह महुआ बीनने के लिए आए, और महुआ बीनने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि उस पौधे के पत्तियों में आग लगा दी, सूखी पत्तियों में। और जब सूखी पत्तियों में आग लगाई तो पता लगा कि पूरे के पूरे क्षेत्र में आग लग गई। यानी कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव मानवों के प्रति, जो मानवों के अंदर जो जंगलों की आग को लेकर जो जागरूकता का अभाव है उसकी कमी है। कहीं ना कहीं वह एक कारण बन जाता है। दूसरा एक और पक्ष की चर्चा हो रही है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अभी गर्मी के समय में भी आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया है कि गर्मियों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और मार्च अप्रैल के माह में भारत में हीट वेव का जो तीव्र प्रसार होता है उसने भी कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं या इसकी पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित किया है। एक और चीज है कि जब यह पीरियड होता है तो इस पीरियड में जो यह समय है इसमें मृदा में नमी की कमी भी देखी जाती है। और जब मृदा में नमी की कमी देखी जाएगी तो उसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जो घास होती है सरफेस पे रहती है वो सूख जाती है। अब जब वह घास सूख जाएगी तो कहीं ना कहीं वह आग के प्रति संवेदनशील हो जाती है। जब वह आग के प्रति संवेदनशील है तो ऐसी जो आग लगने की घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी कि जब आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जंगलों में आग के लगने वाले पक्ष पर, तो हमको इन कारणों पर चर्चा करनी है और उसमें से भी सबसे पहली प्रायोरिटी हमको देनी है जो मानव की गतिविधियां हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पहले क्या था, प्रोटेक्टेड एरिया बहुत सारा था। अब है जंगल के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार
मानव निवास और उसकी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। अब हो क्या रहा है, एक तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो जंगली उत्पादों पर निर्भर हैं, तो जब वह जंगली उत्पादों पर निर्भर हैं तो उस क्रम में वह जंगल के साथ अपने संपर्क को बनाए रखती हैं। दूसरा है कि अब जो रहने योग्य निवास योग्य स्थान है उसकी धीरे धीरे कमी हो रही है, तो हो क्या रहा है कि जो पीपल जो जनसंख्या है वह धीरे धीरे माइग्रेट कर रही है या धीरे धीरे विस्थापित हो रही है जंगलों की तरफ। अब जो जंगल का एरिया पहले इतने बड़े क्षेत्र पे था, अब वह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मानव बस्तियां जो हैं वो धीरे धीरे इधर बस रही हैं, और जब मानव बस्तियां बस रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो उनकी गतिविधियां हैं वह भी कहीं ना कहीं जंगलों में आग लगने का बहुत बड़ा कारण है। और खुद फॉरेस्ट रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि जंगलों में जो सबसे ज्यादा आग लगती है वह मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही लगती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो शहद लेने वाली जो कम्युनिटियां हैं, जब वह जंगलों में जाती हैं तो मधुमक्खियों को हटाने के क्रम में वह धुएं का प्रसारित करती हैं और उस क्रम में भी आग लगती है। दूसरा है, जब यह जो पीरियड है, यह जो समय है मार्च और अप्रैल के माह का, आप देखेंगे शुष्क है बहुत, और उस शुष्कता के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जंगल में जो सूखी जो लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं, इनका विस्तार होता रहता है लगातार। कई बार जंगल में प्राकृतिक तौर पर भी आग लगती है। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो दो बांस के क्षेत्र हैं वो आपस में रगड़ते रहते हैं और तेज हवा चल रही है तो काफी देर वो सूखे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप भी आग लग जाती है। यह सारी चीजें जंगलों में आग के लगने के कारण के रूप में जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव पर। इसका जो प्रभाव का पक्ष है वह क्या लिए हुए है। पहला प्रभाव का जो एक पक्ष निकल के आता है कि जो वनों पर आश्रित समुदाय है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। अब आप सिंपल सा सोचें, एक कम्युनिटी या समुदाय जो वनीय उत्पादों के ऊपर जिसकी आजीविका निर्भर है, यदि जंगल में आग लग जाए तो कहीं ना कहीं वह जो जनसंख्या है, वह जो समुदाय है, उसके समक्ष जीविकोपार्जन की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक अन्य पक्ष है कि जो विभिन्न वन उत्पाद हैं अब वो नष्ट हो गए। अब इन जो उत्पाद हैं इनमें खाद्य, दुर्लभ जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। अब यह क्या है, जैव विविधता का पक्ष है। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जैव विविधता का ह्रास की प्रवृत्ति देखी जाती है इसमें। अब आप देखें दो पक्ष, यह दोनों एक साथ लिंक कर रहे हैं। वनों पर आश्रित समुदाय के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। अब आप सोचें कि वनों पर आश्रित समुदाय पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया और ये इनके पास और कोई काम नहीं है, इनके पास यही काम है। दूसरा, वन उत्पाद अपने आप में प्रभावित हो गए, नष्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं जो जंगल के आसपास का क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था के संकट के दौर से गुजरने लगता है। फिर आग का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आग के परिणाम स्वरूप पूरे के पूरे क्षेत्र में धुआं पूरा तरीके से विस्तारित हो जाता है, और जब वह धुआं विस्तारित होता है तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दमा, सांस लेने में समस्या जैसी घटनाएं दिखती हैं, आंखों में जलन या इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं जो धुएं से होती हैं वह सब के सब इस दौरान देखी जाती हैं। फिर अब आप देखें कि जब वनों में आग लग गई तो जैसा हम लोगों ने चर्चा किया है कि मान लीजिए यह वन है और इसके आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या निवासित है, तो इस क्षेत्र की जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगेगा। तुरंत ये यहां से माइग्रेट करेंगी।
यानी कि कहीं ना कहीं जनसंख्या के समक्ष निवास योग्य समस्या भी खड़ी होती है। फिर वनों के नष्ट होने से जो कार्बन साइकिल है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में पौधों की बहुत बड़ी भूमिका है, और अब जब जलेगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो कार्बन है वो वातावरण में पहुंचेगा और उसको सोखने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो कार्बन कंटेंट है वातावरण में उसमें लगातार वृद्धि की स्थिति देखी जाएगी। फिर अब अगर व्यापक स्तर पर वन नष्ट हो जाए तो उसका एक प्रभाव ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे क्षेत्र में यदि लंबे समय तक ऐसी घटनाएं घटित होती रहें तो यह एक नई समस्या को जन्म देगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं, जब वनों की उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं तब वनों के बारे में एक पक्ष यह भी निकल के आता है कि किस तरीके से यह मृदा की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, जो उनकी पत्तियां हैं वह मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं और इनके अंदर मृदाओं को अपने आप जोड़ के रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कटान की समस्या है वह रुक जाती है। लेकिन अब जब वनों पर आग लग गया है, जब वन नष्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कटान की जो प्रवृत्ति है उसका भी तीव्र विस्तार होता है। यानी कि वनों का नष्ट होना या जंगलों में आग लगने के परिणाम स्वरूप वनों की समाप्ति या वनों का नष्ट होना इतने विविध पक्षों को लेकर है। फिर एक पक्ष जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, मृदा। जब आग लग जाती है तो वहां की जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी रेट पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर उस क्षेत्र में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं या तो वो मर जाएंगे नहीं तो माइग्रेट कर जाएंगे। अब आप सिंपल सा सोचें कि इस क्षेत्र में यदि आग लग जाए तो जानवर किधर आएंगे? इधर की तरफ आएंगे। यदि जानवर उस वन के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर इसी के साथ जो वनस्पतियां हैं वह भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती हैं। यानी कि अगर आपके पास आंसर लिखने के लिए आता है तो इतने सारे पक्षों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। अब हम बात करते हैं रोकने के उपायों पर। रोकने के उपायों के संदर्भ में बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर हमको जो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको दो प्रयास उन पर चर्चा करनी है जो भारत सरकार की इनिशिएटिव है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से काम कर रही है। एक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करने पर बल दिया जा रहा है जो जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। एक, और आग लगने के पश्चात पहला तो यह है पहला पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि आग लगने के पश्चात उसे नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना। 2018 का जो यह प्रोग्राम है या जो एक्शन प्लान है, वनों की आग को रोकने की दिशा में एक प्रभावी मैकेनिज्म को स्थापित करने पर बल देता है। फिर इसी के साथ साथ फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम का भी एक प्रावधान किया गया है,
जो कहीं ना कहीं जंगलों में आग लग जाती है और बहुत बाद में पता चल पाता है, उस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए यदि जंगलों में आग लग भी जाती है तो वैसी स्थिति में तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए ताकि उसको प्रारंभिक चरण में ही नियंत्रित किया जा सके। ऐसी स्थिति इन दो प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इसरो एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो यह प्रदर्शित करते हैं या इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि दोनों जो एजेंसियां हैं वह मिलकर काम करेंगी और इस दिशा में यदि जंगल में कभी आग लगती भी है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रैक करने का प्रयास करेंगी ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। देखिए, जब किसी क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में आग लगती है तो वह उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती है। आपने देखा होगा बहुत बार ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी है, उसका जो प्रभाव है वह दूरगामी प्रभाव है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी। अब आप देखें कि उसको बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कि जो ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यदि वहां पर आग लग गई है तो उसको बुझाने की दिशा में जो प्रयास होंगे वह सामूहिक प्रयास होंगे। उसको सिर्फ इस स्तर तक नहीं रोक सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष का, किसी राष्ट्र का है या किसी कॉन्टिनेंटल का है, इसलिए क्योंकि वह ऐसी चीजें हैं जिसका प्रभाव पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर दिखता है। तो इस दृष्टिकोण से जो रोकने के उपाय हैं उनमें इन दो पक्षों पर आपको चर्चा करनी थी। अब हम लोग न्यूज आइटम का जो एक पक्ष और है इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, जब स्टेट पर इस तरीके के टॉपिक आते हैं तो एक प्रश्न तो यही सीधा बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहला भौगोलिक संकेतांक बोर्ड इस्टेब्लिश किया है। प्री का प्रश्न बन गया आपके सामने। तो हमारे पास उत्तर आएगा उत्तराखंड। लेकिन यदि हम इसके विश्लेषणात्मक पक्ष पर चर्चा करें तब हम इससे कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। पहला तो हमको यही देखना है कि उद्देश्य क्या है। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया है, एक पहला पक्ष। दूसरा पक्ष यह है कि स्थानीय उत्पादों को संरक्षण देना, और जो यह संरक्षण है कैसा है, विधिक। अब सबसे पहला चीज जो निकल के आता है भौगोलिक संकेतांक क्या है। भौगोलिक संकेतांक का पक्ष इस रूप में दिखाया जा रहा है कि कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक आइटम किसी क्षेत्र विशेष के साथ यदि संबद्ध है तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं उस उत्पाद को प्रोत्साहित देना और साथ ही साथ उस उत्पादों की चोरी रोकना। चोरी इन द किस सेंस में, जैसे पेटेंट करा लेते हैं उस संदर्भ में उसकी चोरी रोकना। अब देखिए, भौगोलिक संकेतांक या ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिफिकेशन है वह क्या है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो संस्था है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम पढ़ेंगे आप लोग या और भी टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा जो पश्चिमी राष्ट्र हैं हमेशा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बल देते हैं।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, उनका पक्ष क्या है कि वह इतनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या खोज के लेके आते हैं, तो वह हमेशा देखिएगा बौद्धिक संपदा पर विशेष बल देते हैं। जितना कभी भी एग्रीमेंट साइन हो रहा होगा सब पे लिखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। लेकिन होता क्या है, जो विकासशील राष्ट्र उसमें बहुत बार चोरी होती है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं बचाने के दृष्टिकोण से यह जो एक पक्ष है, इसमें WIPO जो कह रहा है उत्पादों को पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत जिसकी उत्पत्ति के कारण एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुण या प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि बासमती राइस पर्टिकुलर किसी एक जगह पर ही उग रहा है तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया। अगर हम इसके अन्य पक्षों पर चर्चा करें, भारत में यदि इसके पक्ष को देखें तो द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में इससे संबंधित कुछ कोई प्रावधान है कि नहीं है। फिर इसी को जो भौगोलिक संकेतांक है, यह बेसिकली निकल के आ रहा है ट्रिप्स से। उन्नीस 1999 में यह अधिनियम पारित किया गया और कहीं ना कहीं सितंबर 2003 से यह लागू है। और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, वह भौगोलिक उत्पादों को आप कहें कि स्थापित करती है और उस क्रम में यह जो इसकी अवस्थिति है वह चेन्नई में है, यानी कि GI रजिस्ट्री चेन्नई में है। अब यही छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष का है? 1999। कब लागू किया गया? 2003। GI रजिस्ट्री कहां पे सिचुएटेड है? चेन्नई। भौगोलिक संकेतांक किससे प्रेरित है? ट्रिप्स के प्रावधानों से प्रेरित है। परिभाषा किसने दी है? WIPO ने दी है। उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर उत्पादों जिनकी विशिष्ट पहचान है उनके संरक्षण को प्रोत्साहन देना कहीं ना कहीं इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस लगातार आप कहें कि दिए जा रहे हैं। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी लेटेस्ट होंगे उन सब के सब पक्षों को शामिल करना है। एक दूसरा है, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और मान लीजिए UPSC के एग्जाम दे रहे हैं तब तो बात अलग है, तब तो अखिल भारतीय स्तर पर देखना है। यदि स्टेट के लेवल पर जहां कहीं भी आप मान लो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान में जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उनको एक बार राइट डाउन कर लेना है। यूपी दे रहे हैं, झारखंड दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, उत्तराखंड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेट ओरिएंटेड होकर भी आपको उस अप्रोच पर भी काम करना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो ये कुछ एक मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। इस तरीके से आपको करना है कि जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उनको लिस्टिंग करने चलिए। अब एक अन्य टॉपिक जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है वह यह चर्चा में आ गई है वात्सल्य योजना। तो हो सकता है प्री में आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए। एक चीज और मैं बता दूं कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह पूरे वीक का करंट अफेयर्स है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या कहीं आपने इस चीज पर चर्चा की है, क्योंकि यदि नहीं किया है तब फिर यह जो हम लोगों का मंच है यह आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। वात्सल्य योजना, अब देखिए वात्सल्य योजना कहां चल रही है? उत्तराखंड राज्य में। देखिए कोविड-19 का जो एक इम्पैक्ट था या इम्पैक्ट है वो बड़ा मैसिव इम्पैक्ट है। कोविड-19 के जो प्रभाव हैं वह प्रत्येक स्तर पर हैं। आर्थिक स्तर पर,
सामाजिक स्तर पर भावनात्मक स्तर पर भी देखे गए है क्या चीज? जैसे ही कोविड आया वैसे ही सबसे पहली जो एक चीज निकल के आई कि लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया तो आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो जहां था वहीं रुक गया। अब ऐसे पर्सन जो पता लगा जिनको दैनिक जो मजदूरी करते थे, सबकी स्थिति कैसी हो गई? समस्याग्रस्त हो गई। फिर इसने दूसरा क्या कर दिया? सामाजिक समस्या के तौर पर अब जो जहां था वहीं फंस गया। वैसी स्थिति में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के मध्य सामाजिक समस्याएं देखी गई हैं। अब पहले क्या थे? पहले गैदरिंग थी, मिलते थे एक दूसरे के साथ में, मिलना बंद हो गया, एक ही घर में बंद हैं। तो उसने क्या किया? उसने मानसिक स्तर पर भी प्रभावित किया और कहीं ना कहीं भावनात्मक पक्ष उसके साथ जुड़ गया। तो कोविड-19 मात्र एक बीमारी नहीं है, उसके जो प्रभाव हैं वह अत्यंत दूरगामी पक्ष को लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या किया गया कि ऐसे बच्चे जो कोविड-19 अथवा अन्य बीमारियों से अपने माता पिता, अभिभावक अथवा संरक्षक को यदि उन्होंने खो दिया है, उसी स्थिति में अब सोचें आप सिंपल सा कि यदि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स या गार्जियन या मदर फादर अगर उनकी डेथ हो जाए कोविड-19 या अन्य बीमारियों के दरमियान इस पूरे फेज से, तो उनके आगे का जो जीवन है वो तो पूरी तरीके से अंधकारमय हो गया। तो वैसी स्थिति से बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया है जिसमें कि 3,000 रुपए प्रति माह कब तक? 21 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसी गतिविधियों से बचाने का प्रयास है जिनमें कहीं उनका शोषण ना हो जाए। अब यदि उनके माता पिता नहीं हैं, उनके गार्जियन या उनके संरक्षक नहीं हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि किस तरीके से वह अपने जीवन को आगे लेके जाएं। तो उत्तराखंड सरकार ने यह प्रावधान जो किया था, इसमें एक संशोधन उसने यह किया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट यदि नहीं है अपने मदर फादर या अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियन का, उन लोगों को भी या उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। बस काम क्या करना है? उनको एक एफिडेविट प्रोड्यूस कर देना है, सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र दे देना है कि हाँ, मेरे मदर फादर या मेरे अभिभावक संरक्षक की डेथ हो गई है, इस योजना में शामिल हो जाएंगी। व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना को इंप्लीमेंट किया है जो कहीं ना कहीं बच्चों को शोषण से बचाने की दिशा में और उनके सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है। अब एक न्यूज आइटम जो इस दरमियान चर्चा में और रहा है वह है दस्तक अभियान। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि दस्तक अभियान कहां चल रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो संचारी रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो यानी कि संचारी रोगों को रोकने के लिए और साथ ही साथ जनता को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान को स्टार्ट किया गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। देखिए, अगर हम लोग चर्चा करें स्टेट्स फ्रॉम द न्यूज वाले कॉलम पर, तो ये जो कुछ न्यूज आइटम थे यह इस पूरे सप्ताह कहीं ना कहीं चर्चा में रहे। अब इसके बाद बहुत सारे थीम बेस्ड मुद्दे भी चल रहे हैं
जो लगातार कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यदि हम उन पक्षों पर चर्चा करें तो आप पाएंगे कि कुछ जो न्यूज़ आइटम है वह इस पूरे के पूरे सप्ताह चर्चा में रहे। जैसे कि एक है अनंगताल झील। अब हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे कि अक्सर समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाली अनंगताल झील कहां से संबंधित है, तो यह दिल्ली, महरौली से है और कहीं ना कहीं इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास करने का एक पक्ष सरकार ने शामिल किया है। एक अन्य पक्ष जो इस दरमियान चर्चा में रहा है वह है दूधवाणी। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो गुजरात में। ये जो बिल्कुल छोटी सी न्यूज़ है वह कहीं ना कहीं चर्चा में रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपके साथ शेयर कर लूं। अब अगर हम बड़े मुद्दों पर चर्चा करें जिस पर अभी हम लोगों के पास एक इस तरीके का पक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय इंटरवीन करे, वह एक है कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा चल रहा है वो, और दूसरा बिहार सरकार द्वारा लगातार जातिगत जनगणना किए जाने के पक्ष पर चर्चा की जा रही है। तो जैसे इस तरीके के मुद्दों पर एक कंसेंसस बिल्डअप करनी है, क्योंकि जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा वाला जो खंड है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि राज्य के स्तर पर जो ये घटनाएं घटित हुई हैं इन पर आपने बेहतर पकड़ बनाई होगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।